हेलो एवरीवन, मैं मोहित गंगवार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब क्लासेस विद्यादान क्लास में। और हम लोग पैट के एग्ज़ाम के लिए 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसका आज मैं तीसरा पार्ट लेकर के आया हूं। और उम्मीद करता हूं आपको पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और पार्ट थर्ड के साथ भी वैसा ही प्यार बनाए रखिएगा। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। यहां पर शिवाजी का जन्म कब हुआ, कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। ठीक, देखो इसमें ऑप्शन में आपके दिया है 1626, 1675। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी। ठीक है, देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। देखिए 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म माना जाता है, शिवाजी का जन्म। ठीक है, और 1674 ईस्वी में महाराज शिवाजी है ना, या छत्रपति शिवाजी जी महाराज, इनका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, इनके राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक। ठीक है, ये याद रखिएगा। कहाँ पर हुआ? देखो ये राज्याभिषेक जब 1674 में हुआ तो इनका राज्याभिषेक हुआ कहाँ पर? रायगढ़ में। कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में। और रायगढ़ को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। किसने? शिवाजी महाराज ने। ठीक है, और छत्रपति की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? छत्रपति की। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखिएगा। बाकी मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित को शाही कालक्रमानुसार रखें। है ना, इसमें भी ये भी मराठा साम्राज्य से संबंधित है। देखिए पैट में स्पेशल मराठा साम्राज्य का एक टॉपिक है आपके में। ठीक है, इसलिए मराठा साम्राज्य से प्रश्न आने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। तो अगला क्वेश्चन भी हम मराठा साम्राज्य से लेकर के आए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित को शाही कालक्रम में रखें। छत्रपति साहू जी, राजाराम, संभाजी, शिवाजी द्वितीय। देखिए इसमें क्या है, जो मराठा साम्राज्य में छत्रपति हुए उनको रखवा रहा है कालक्रम के अनुसार। तो ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं ये सब मराठा साम्राज्य के छत्रपति रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो यदि हमको इन सब के बारे में जानकारी है, कौन कब से कब तक रहा, तो हम कालक्रम के अनुसार आराम से रख लेंगे। लेकिन हम वैसे भी एक बार नाम को पढ़ लेते हैं तो बता देंगे। देखो छत्रपति साहू जी है ना, छत्रपति साहू जी को नहीं जानते हम, राजा राम से भी थोड़ा बहुत परिचित है, लेकिन ये पता है कि शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी थे। ठीक है, तो संभाजी सबसे पहले आ जाएंगे। कौन आ जाएगा सबसे पहले? संभाजी। और संभाजी महाराज का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1680 से 1689 ईस्वी तक संभाजी महाराज रहे थे। ठीक है, तो नंबर 1 पर ये आ जाएंगे। ठीक, और नंबर 2 पे कौन आ जाएगा? देखिए अगले हैं हमारे राजाराम। ठीक है, ये संभाजी के छोटे भाई थे राजाराम, या हम सब कह सकते हैं सौतेले भाई थे राजाराम। ठीक है, ये 1689 से लेकर के 1700 ईस्वी तक रहे। जब किसकी मृत्यु हो गई? संभाजी जी की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद राजा राम बने। इसके बाद देखें राजा राम के बाद कौन बना? राजा राम के बाद देखो इनकी पत्नी जो थी ताराबाई है ना, राजा राम के पुत्र का नाम था शिवाजी। वो शिवाजी द्वितीय के नाम से उसको छत्रपति बनाया गया। और उसकी संरक्षिका कौन बनी? संरक्षिका बनी उनकी माता ताराबाई। ठीक है, तो ये शिवाजी द्वितीय का आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा शिवाजी द्वितीय। आगे देख लेंगे, ये इनका देखो टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1700 से लेकर के 1707 ईस्वी तक। अगले देख लेंगे हमारा है छत्रपति साहू जी बचे हैं। साहू जी, देखिए साहू जी 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की कैद से आज़ाद होकर के आए तो उसके बाद छत्रपति बने थे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे साहू जी। तो ये हमारे कालक्रम के अनुसार हो गए। तो इसमें हमारा सही कौन सा हो जाएगा? दूसरे का हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा? दूसरे का बी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं।
नंबर 3 है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया, 14 जनवरी, 14 जनवरी कब से कब तक, डेट क्या होगी, 1761 ईस्वी। कब है, 14 जनवरी 1761 ईस्वी। देखो इसमें 2-3 चीजें पूछेगा, एक तो तुम्हारा पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, तो बता दोगे आप डेट, 14 जनवरी 1759 ईस्वी को हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा सी, लगा लीजिएगा सब लोग, तीसरे का सी। देखो इसमें और भी पूछ सकता है, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ ये पूछेगा, इसमें किस किस के बीच ये लड़ाई हुई, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो किस किस के बीच हुआ। तो देखोगे अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ये कौन था, ये अफगान शासक था। कौन था, अफगान शासक। ठीक है, और दूसरे पक्ष में कौन था, मराठा थे। इसका मुकाबला किससे हुआ, मराठाओं से, मराठाओं से। ठीक है, और मराठाओं का जो नेतृत्व करने वाला, देखो इसमें भी पूछ लेगा कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं का नेतृत्व किसने किया, तो वो था सदाशिव राव भाऊ। ठीक है, सदाशिव राव भाऊ। ठीक है, ये इन्होंने नेतृत्व किया था। फिर वो पूछ लेगा पानीपत के तीसरे युद्ध के समय, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था, पेशवा कौन था, तो कौन बताओगे, बालाजी, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव ये पेशवा थे। ये कौन थे, ये थे, यहां लिख देते हैं थोड़ा सा, पेशवा। ठीक है, ये थे पेशवा, बालाजी बाजीराव। तो इतनी ही चीजें पूछेगा आपसे, आप बता देंगे, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, है ना, कौन था अंतिम मुगल सम्राट। देखो ये मयूर, पहले तो पूछेगा मयूर सिंहासन बनवाया किसने था। अगर ये पूछ रहा है तो समझ लो प्रश्न पहुंच गया मध्यकालीन भारत में, और मध्यकालीन भारत में मुगल चैप्टर से आएगा। ठीक है, तो मयूर सिंहासन बनवाने वाला कौन था, शाहजहां। कौन था, शाहजहां। अब मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया, तो उस पर यह प्रश्न में पूछा गया है कि उस पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन था। तो इसमें आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 4 का बी, है ना, 4 का बी हो जाएगा आंसर। ठीक, देखिए 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने, किसने, नादिर शाह ने आक्रमण किया किसके ऊपर, दिल्ली के ऊपर। ठीक है, और दिल्ली को लूटा, और जो नादिर शाह था वो कोहिनूर को भी ले गया। अगला देखेंगे, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। ऑप्शन में दिया है वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोमो डियाज और जॉर्ज ऑक्सफर्ड। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अल्बुकर्क। कौन हो जाएगा, अल्बुकर्क। देखिए पुर्तगाली जो आए, तो पुर्तगालियों का भारत में प्रथम वायसराय कौन था, वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये कब से कब तक रहा, 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक। ठीक है, ये कौन रहा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, इसके बाद 1509 से 1515 ईस्वी तक अल्बुकर्क रहा। कौन रहा, अल्बुकर्क रहा, और अल्बुकर्क को ही पुर्तगालियों की वास्तविक शक्ति का संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया, अल्बुकर्क को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रश्न संख्या थी 5। ठीक है, इसका हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, अल्बुकर्क। अगला देखो, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। देखो ये बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना कब हुई, 1600 ईस्वी में। ठीक, और 1600 ईस्वी में भारत में मुगल बादशाह कौन होगा, कौन होगा, अकबर होगा। देखो अकबर का कार्यकाल कब से कब तक चला था, 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। तो इसमें पूछा गया है ईस्ट इंडिया की कंपनी की जब स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। ठीक है, तो जब स्थापना हुई उस समय मुगल बादशाह अकबर होगा। तो हो जाएगा 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा, 6 का ए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? देखो नाम दिए गए अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम ने ही अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है? कौन सी हो जाएगी? देखो ऑप्शन दिए हैं, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो कौन सा हो जाएगा? बक्सर का युद्ध। कौन सा हो जाएगा? बक्सर का युद्ध। ठीक है, कब हुआ था ये? 1764 ईस्वी। ठीक है, अब देख लो, 7 का हो जाएगा डी और 8 का कौन सा हो जाएगा? ए, बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ है 1764 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ ये? तो किस किस के बीच हुआ? एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ तीन भारतीय राजाओं का एक संघ था, है ना, जिसमें बंगाल का जो पूर्व नवाब मीर कासिम और अवध का शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों का एक संगठन था और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। ठीक है, इनके बीच में ये युद्ध हुआ। ठीक है, देखो इसमें बहुत से लोगों को लगेगा प्लासी का युद्ध सही होगा, लेकिन प्लासी का युद्ध सही नहीं है, बक्सर का युद्ध सही होगा। देखो प्लासी का युद्ध हुआ था, वो उन्होंने जो अंग्रेजों ने युद्ध जीता प्लासी का, वो छल कपट से जीता। उसमें उनकी जो सैन्य शक्ति थी या सैन्य कौशल के द्वारा वो युद्ध नहीं जीता गया था। सैन्य कौशल के द्वारा जो युद्ध जीता गया है वो है उनका बक्सर का युद्ध। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सही होगा बक्सर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। कौन हो जाएगा? लॉर्ड क्लाइव। देखिए लॉर्ड क्लाइव आपने प्लासी युद्ध के समय सुना होगा। किस युद्ध के समय सुना होगा? प्लासी के। प्लासी, उसके बाद क्या हुआ? गवर्नर बना वो बंगाल का। कब से कब तक रहा क्लाइव? 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक। उसके पश्चात वो गवर्नर के पद पर नहीं रहा, लेकिन उसको पुनः गवर्नर बनाया गया 1765 में और 1767 तक रहा। मतलब ये समझ लो बक्सर के युद्ध के पश्चात उसको गवर्नर बनाया गया था 1765 ईस्वी में। तो जो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई है, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765, उसको संपन्न कराने वाला गवर्नर जो होगा वो क्लाइव होगा। देखिए इसमें बक्सर का युद्ध, इसकी डेट अच्छे से याद रखिएगा, 1764 में हुआ। और प्लासी का युद्ध कब हुआ, इसकी भी डेट याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को, अच्छा ये पढ़ लिया मैंने 9 क्वेश्चन 9 का, ठीक है, और 9वें का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए। अब 10 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 18वें शतक, मतलब 18वें शतक से यहाँ पर मतलब उनका 18वीं शताब्दी या 18th सेंचुरी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित से कौन से लगे हुए हैं, ये पूछ रहा है। ये जो ऑप्शन में दिए गए हैं आपके, इनमें पूछ रहा है कौन सा कालक्रम के अनुसार लगा हुआ है। तो इसमें कौन सा कालक्रम के अनुसार लगा हुआ है? देखो इसमें हो जाएगा बी, 10 का हो जाएगा बी। ठीक है, देखो बी में दिया गया है अंबूर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। देखो सबसे पहले अंबूर का युद्ध हुआ, कब हुआ? 1749 ईस्वी। अगला देखो प्लासी का युद्ध हुआ, इसके बाद 1757 ईस्वी। इसके बाद ही हुआ था वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी, वांडीवास का युद्ध 1760। और इसके बाद हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बिल्कुल क्रम के अनुसार लगा हुआ है। कौन सा ऑप्शन है? बी, 10 का हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम जल्दी से। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई? देखो ये तो बहुत रटा रटाया क्वेश्चन है। कहां थी? श्रीरंगपट्टम। कहां थी? श्रीरंगपट्टम। ठीक है, टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टम थी।
निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? अब देखिए ये पूछ रहा है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने वाला कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? वारेन हेस्टिंग। 12 का हो जाएगा सी, 12 का कौन सा हो जाएगा? सी, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, देखो इसने कब समाप्त किया? 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। और बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को लागू करने वाला कौन हो जाएगा? 1765 ईस्वी क्लाइव। कौन हो जाएगा? क्लाइव। तो याद रखिएगा इन दोनों का नाम। बंगाल में द्वैध शासन लागू करने वाला क्लाइव और समाप्त करने वाला वारेन हेस्टिंग। दोनों की डेटें याद रखिएगा। कब लगाया गया? 1765 और समाप्त कब किया गया? 1772 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। ठीक है, और इसका आंसर होगा, देखिए सहायक संधि को किसके काल में कार्यान्वित किया गया? लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली। देखो बेलेजली की सहायक संधि, बेलेजली अपनी सहायक संधि नीति के लिए जाना जाता है। अब इसमें पूछ लेता है सहायक संधि स्वीकार करने वाले या सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आप HMT याद रखिएगा, इससे आपको याद रहेगा हैदराबाद। हैदराबाद सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला कौन हो जाएगा? हैदराबाद। उसके बाद मैसूर। ठीक है, और टी से हो जाएगा तंजौर। तो ये प्रथम 3 राज्य हैं जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार की। ठीक है, HMT याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? देखो सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी बताएं? सती प्रथा पर पाबंदी लगाने वाला कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब लगाई इसने? ये दिसंबर 1829 ईस्वी में ये कानून लेकर के आया। और इस कानून की नियम जो 17 था, नियम 17 के अंतर्गत, ठीक है, सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 14 का हो जाएगा सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं हम। देखिए लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ? ये प्रश्न में पूछने का प्रयास किया गया है कि जो लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय किस नीति के अंतर्गत किया। देखो डलहौजी ने राज हड़प नीति चलाई थी। ठीक है, वो 3 विधियों से या 3 रीतियों से राज्यों को हड़पा करता था। उसमें क्या था? गोद निषेध नीति थी उसकी, डायरेक्ट आक्रमण के द्वारा, सीधे युद्ध के द्वारा, और कुशासन के आधार पर। ठीक है, तो अवध का जो विलय हुआ है वो कौन सी रीति के अंतर्गत हुआ है? कुशासन की नीति के अंतर्गत या कुशासन रीति के अंतर्गत। और कब किया गया अवध का विलय? 1856 ईस्वी में अवध का विलय कर लिया गया। ठीक है, तो कुशासन के आधार पर विलय किया गया राज्य कौन सा हो जाएगा? अवध हो जाएगा। अवध के नवाब कौन थे उस समय जब अवध का विलय किया गया? नवाब वाजिद अली शाह, और इन्हीं की बेगम थी हजरत महल, है ना, जिन्हें बेगम हजरत महल के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। और उन्होंने अपने पुत्र ब्रिजेश कादरी को नवाब घोषित करके 1857 क्रांति में भाग लिया था। अच्छा, बेगम हजरत महल जो थी, इनकी एक उपाधि महक परी की भी है, महक परी। ठीक है, वैसे बेसिकली ये एक नाचने वाली थी, और इनको ये उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी ये उपाधि? वाजिद अली शाह ने ही दी थी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? ये क्वेश्चन जो था हमारा 15। ठीक है, 15 का हो जाएगा हमारा डी। कौन सा हो जाएगा? डी, कुप्रशासन के कारण। अगला क्वेश्चन 16 है, और ये है, इसमें है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय के क्रम पर विचार करें। ये पूछ रहा है कि जो नीचे जो 3-4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, इनमें पूछा गया है कि इन राज्यों का विलय, किस राज्य का विलय सबसे पहले किया गया, उसके बाद किसका किया गया, उसके बाद किसका किया, इन्हीं का क्रम पूछा गया है। तो ये 3 राज्य दिए हैं, झांसी, संबलपुर, सतारा। तो इनको क्रम से लगाएं कि इनके विलय के क्रम के अनुसार। देखो सबसे पहले इनमें जो विलय किया गया वो किया गया सतारा का, फिर संबलपुर का, फिर झांसी का। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, 16 का हो जाएगा सी।
ठीक, 16 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा 16 का। इसमें देखो सबसे पहले सतारा का किया गया था विलय, ठीक है, और उसके बाद संभलपुर का, फिर और उसके बाद झांसी का। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में कहा गया है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई। तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके समय बिछाई गई, इस 17 का हो जाएगा ए। 17 का क्या हो जाएगा, ए, लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, कब बिछाई गई, देखो पहली ट्रेन कब चली भारत में, 1853 ईस्वी में। कहां से कहां तक चली, मुंबई से थाने तक। ठीक है, कहां से कहां तक चली, मुंबई से थाने। कब चली, 1853 ईस्वी। किसके समय में चली, गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, तो 17 का हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। अगला क्वेश्चन नंबर है 18। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18। और 18 में क्या कहा गया है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, कब हुआ, देखो डलहौजी के समय। इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी, 18 का बी। 18 का हो जाएगा बी। देखिए डलहौजी ही क्यों होगा इसका आंसर, देखिए डलहौजी जो था उसका कार्यकाल रहा 1848 से 1856 ईस्वी तक। ठीक है, और उसने ही राज हड़प नीति चलाई थी। उसके अंतर्गत उसने बहुत सारे भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। और उसके बाद 1857 क्रांति हुई। जैसे 1856 में हो गया, उसके बाद कैनिंग आया और कैनिंग के समय में ही 1857 क्रांति हो गई। जब 1857 क्रांति हो गई तो क्या हुआ, उसके बाद क्रांति समाप्त हुई और क्रांति समाप्त होने के बाद 1858 ईस्वी का अधिनियम आया या महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र आया। उसमें कहा गया था कि अब जो है वो किसी भी भारतीय राज्य को ब्रिटिश राज्य में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जितना सबसे ज़्यादा मिलाया जो गया वो डलहौजी के समय मिलाया गया भारतीय राज्यों को। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 होगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित हुआ। तो देखो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था, 1856 ईस्वी में। कब आया था, 1856 में। तो 1856 में गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, कैनिंग। कौन हो जाएगा, कैनिंग। ठीक है, कौन है हमारा गवर्नर जनरल, कैनिंग है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 कह रहा है निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था। यह पूछा गया है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। कौन हो जाएगा, कैनिंग। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, कैनिंग। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा बी और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सी। जिन लोगों ने नहीं लगाए वो लगा लें। ठीक है, इसका भी आंसर कैनिंग हो जाएगा। देखिए एक चीज याद रखिएगा, कैनिंग जो था इससे 3-4 प्रश्न बनेंगे। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर हो जाएगा कैनिंग। 1857 की क्रांति से पहले या पूर्व गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर हो जाएगा कैनिंग। 1857 की क्रांति के पश्चात गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग। और 1858 ईस्वी में कैनिंग के समय में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया, जिसमें क्या किया गया, जो प्रशासन था है ना, वो ब्रिटिश कंपनी से छीन करके किसके हाथों में चला गया, भारत का साम्राज्य किसके हाथों में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। और ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया, वायसराय। तो प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा, कैनिंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है 21। कौन सा है, 21। ठीक, अब देखो 21 में क्या पूछा गया है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। देखो कुछ वायसरायों के नाम दिए गए हैं, इन पे पूछ रहा है कि इनको क्रम के अनुसार लगाएं आप, है ना, कि कौन सबसे पहले आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। इस प्रकार से क्रम पूछा गया है इसमें। ठीक, तो देखो कुछ नाम दिए गए हैं, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है 21 और इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। कौन सा हो जाएगा, ए। देखो लॉर्ड कर्जन दिया है तो हमको पता है, लॉर्ड कर्जन को हम सबसे ज़्यादा जानते हैं बंगाल विभाजन के कारण। कब हुआ था बंगाल विभाजन, 1905 ईस्वी में। ठीक है, तो
कर्जन का कार्यकाल कितना रहा? 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक ये भारत में रहा। अगला है हमारा लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग को हम अच्छे से जानते हैं, क्यों जानते हैं? जब 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था, ठीक है। और उसी के ऊपर 1912 ईस्वी में बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर ही, ठीक। तो हार्डिंग का कार्यकाल हो जाएगा 1910 से लेकर के 1916 ईस्वी तक। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है, देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है हम इसको जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 ईस्वी में आया था, ठीक है। तो हमको पता चल रहा है कि चेम्सफोर्ड 1919 के आसपास ही रहा होगा। तो 1916 से लेकर के 1921 ईस्वी तक कार्यकाल किसका रहा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड का रहा। अगला है देखो लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को देखो हम गांधी इरविन समझौते के तहत जानते होंगे, हमने गांधी इरविन समझौता पढ़ा होगा 5 मार्च 1931 ईस्वी। तो सीधी सी बात है कि 1931 के आसपास ही रहा होगा कौन? इरविन। तो देखो कुछ आपको घटनाएं भी अगर पता है इतिहास की तो आप उनसे भी रिलेट कर करके गवर्नर जनरल का कार्यकाल देख सकते हैं या आराम से आसानी से पता लगा लेंगे। तो इसमें आप आराम से बता सकते हैं कि इसका आंसर सही होगा ए वाला 1 2 3 4, बिल्कुल ये क्रम से लगे हुए हैं कार्य इनका जब से कार्यकाल रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 22 में कहा गया है पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने इसमें दादा भाई नौरोजी ने ही ये पुस्तक लिखी थी और इन्होंने ही क्या कहा था कि जो अंग्रेज है वो भारतीय जो माल है ना, वो सारा कहाँ ले जा रहा है? ब्रिटेन। भारत कंगाल हो रहा है और ब्रिटेन संपन्न होता जा रहा है। इनको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की भी संज्ञा दी जाती है। किसको? दादा भाई नौरोजी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसका आंसर लगा लीजिए आप 22 का डी। 22 का कौन सा हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा और 23 का आंसर क्या होगा? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? अब देखिए आप इसको ध्यान से पढ़ें, इस क्वेश्चन में आपके गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है थोड़ा सा अगर आप उन पर ध्यान देंगे तो आप आसानी से उनको सॉल्व कर लेंगे, और अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप इसको जरूर गलत करेंगे। और अगर यकीन ना हो तो मैं 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, वो लगा के देखें और फिर क्वेश्चन का आंसर मैच करना। देखिए इसमें ए ऑप्शन दिया है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, बी दिया है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, और डी है भारत का आर्थिक कारण। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका आंसर जरूर लगाने के प्रयास किए होंगे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी। 23 का कौन सा हो जाएगा? बी। अब आप सोच रहे हो बी कैसे हुआ? देखो उस समय जो तत्कालिक कारण था, तत्कालिक कारण क्या था? गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस, ये तत्कालिक कारण था। तो गाय और सूअर की जो चर्बी लगे कारतूस हैं, ठीक है, वो क्या भड़का रहे? धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे थे, इसीलिए हमने इसका आंसर बी लगाया है, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, रटा हुआ क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला भी प्रश्न यही है, कहां से प्रारंभ हुई? मेरठ से प्रारंभ हुई। और डेट भी याद रखिएगा आप लोग, कब प्रारंभ हुई? 10 मई 1857 ईस्वी को। तो 24 का क्या लगाएंगे आप? सी। कब हुई थी? 10 मई 1857 ईस्वी। कब हुई थी? 10 मई 1857 ईस्वी। ठीक, याद रखिएगा बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसमें आंसर हो जाएगा गालिब। गालिब को बहुत ज्यादा चर्चित है ना, शायरी के मामले में गालिब, किसी ने शायरियां सुनी हो गालिब का नाम ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब देखिए 1857 की क्रांति जो थी, कई बार इसका प्रतीक भी पूछ लेता है। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी। याद रखिएगा प्रतीक क्या था 1857 की क्रांति का? कमल और रोटी। कमल और रोटी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ बीच में और लगाइएगा, कमल और रोटी, ये बहुत पूछा गया है। अच्छा, फिर ये पूछ लेता है था क्या ये 10 मई 1857 क्रांति प्रारंभ हुई? ऐसा माना जाता है कि क्रांति के प्रारंभ होने की तिथि जो थी वो 31 मई 1857 ईस्वी थी, लेकिन ये क्रांति अपने समय से पूर्व
प्रारंभ हो गई। तो ये भी पूछ लेता है कि क्रांति की तिथि क्या निर्धारित की गई थी। तो अगर पूछा जाए क्रांति की तिथि क्या निर्धारित की थी, तो आप आंसर देंगे 31 मई 1857 ईस्वी। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी मित्रों के साथ, ताकि इस क्लास का सब लोग लाभ ले सकें। और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। मैंने प्रयास किया है कि सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को एक ही जगह संकलित करके, और जिस हिसाब से पेट का पेपर है या पेट का जो लेवल है, स्टैंडर्ड है पेट का, उसी स्टैंडर्ड के मैंने क्वेश्चन रखने का प्रयास किया है। ना बहुत ज़्यादा डीपली जाने का प्रयास किया है। प्रश्न और भी अच्छे बन सकते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डीपली पहुंच जाते प्रश्नों की जो प्रकृति थी। इसलिए मैंने प्रश्नों को ऐसे रखा है जो पेट की परीक्षा को देखते हुए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, इसलिए आप ये ना सोचें कि प्रश्न बहुत ज़्यादा कुछ सरल भी हैं। तो पेट में आपकी परीक्षा, पेट की परीक्षा जो होने वाली है, उसमें प्रश्नों की प्रकृति ऐसी ही रहने वाली है। और आशा मैं ये करता हूँ कि मेरे द्वारा जो प्रश्न कराए जा रहे हैं उनमें से कम आपसे 7 से 8 प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहेगी। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। 27 का आंसर हो जाएगा, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका मैं आंसर पहले ही दे चुका हूं आपको। अभी जो एक एक्सप्लेनेशन दे रहा था एक क्वेश्चन का मैं, उसमें मैंने आंसर दिया था कि पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, या बाद में कौन था, या उससे पहले कौन था, सबका आंसर क्या हो जाता है कि कैनिंग हो जाता है। आंसर क्या हो जाता है, कैनिंग। आगे देखेंगे तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, 27 का ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने लगा लिया होगा खुद से ही अच्छे से। 28 का देख लीजिए, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। इसमें देखो पूछा गया है, ऐसा कौन सा आधुनिक इतिहासकार रहा जिसने 1857 क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो इसमें कौन हो जाएगा, देखो बी.डी. सावरकर। 28 का क्या हो जाएगा, सी। इनके बारे में बहुत सुना होगा आपने, बी.डी. सावरकर के बारे में। ठीक है, बी.डी. सावरकर जो थे वो 1906 ईस्वी में कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। ठीक है, और वहीं पर इन्होंने ये पुस्तक की रचना की थी, द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, 1857 क्रांति को भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है देखिए, तो इसका 28 का हो जाएगा सी। ठीक, 29 कह रहा है, आनंदमठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंदमठ जो उपन्यास है वो किसके द्वारा रचा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचा गया है, तो याद रखिएगा इसको। अब ये कह रहा है उसकी विषय वस्तु या कथा वस्तु क्या थी, तो कथा वस्तु थी ये जिस पर आधारित था वो था सन्यासी विद्रोह। कौन सा था, सन्यासी विद्रोह। तो 29 का हो जाएगा बी, 29 का बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने निकाला था। अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान अखबार है वो निकाला है तारकनाथ ने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा तारकनाथ दास, डी। ठीक है, 30 का हो जाएगा डी, 30 का डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31, महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। ये भी बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है, राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय। 31 का बी। देखो राजा राममोहन राय को क्या कहते हैं, नवजागरण का तारा, है ना, या भारतीय नवजागरण का पिता भी कहा जाता है, या जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये वो प्रश्न में भी यही पूछा है, भारतीय जागृति का जनक कौन था। तो बहुत सी सारी संज्ञाएं दी गई हैं इनको, राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी, 1828 में ब्रह्म समाज की। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो कौन हो जाएगा, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय जो थे, इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध कानून लाने के लिए अंग्रेजों से अनेक प्रार्थनाएं की, है ना। उनका बड़ा सहयोग रहा सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनवाने में। किसका, राजा राममोहन राय का। इसलिए राजा राममोहन राय, सती प्रथा से इनका नाम जुड़ा हुआ रहेगा।
अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 32। क्वेश्चन नंबर है 32। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? देखिए, वेदों से संबंधित जो हमारे सबसे ज्यादा रहे हैं वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। 32 का आंसर हो जाएगा 32 का स्वामी दयानंद सरस्वती। ये कौन से नंबर पर है? सी। तो 32 का हो जाएगा सी। ठीक है, याद रखिएगा 32 का सी। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरी सीरीज। ठीक है, आंसर आप लोग देखते रहना। देखो, दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। किसकी की थी? आर्य समाज की। 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को, 1875 ईस्वी को कहाँ पर? मुंबई में, या इसे बम्बई भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, बम्बई, उस समय बम्बई कहते हैं। तो ये किसने स्थापना की थी आर्य समाज की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक, याद रखिएगा इनके बारे में। आगे देखेंगे, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? देखो, बी आर अम्बेडकर नहीं होंगे इसका आंसर, और संतराम भी नहीं थे। ज्योतिबा फुले होगा इसका आंसर। क्या होगा? ज्योतिबा फुले। 33 का सी। 33 का हो जाएगा सी, हो जाएगा। देखिए, ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में, ठीक है, सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, गुलाम गिरी। ठीक है, ये इनकी पुस्तक थी। किसकी? ज्योतिबा फुले की। तो याद रखिएगा, प्रश्न में पूछा सकता है गुलाम गिरी किसकी पुस्तक है, तो हो जाएगी ज्योतिबा फुले की। अगले प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहा? तो देखिए, फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खां, खान बहादुर, खान अब्दुल गफ्फार खां, सर सैयद अहमद खां। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा डी। 34 का हो जाएगा डी, सर सैयद अहमद खां। देखिए, सर सैयद अहमद खां जो थे वो कांग्रेस के विरोधी थे। ठीक है, याद रखिएगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न बहुत ज्यादा चर्चित प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 35 का सी। 35 का सी। ठीक है, कौन हो जाएंगे? जे बी कृपलानी। याद रखना, जे बी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे कहते हैं भारतीय अशांति का जनक? तो हो जाएगा लोकमान्य तिलक या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 36 का सी। देखिए, एक हुए हैं अंग्रेज लेखक वैलेंटाइन्स रोल। उन्होंने इनको भारतीय अशांति का जनक कहा। किसको? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। और इसीलिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया था, और मानहानि का मुकदमा लड़ने वो लंदन तक गए थे, लेकिन मुकदमा जीत नहीं पाए। आगे देख लेंगे अगला हम। क्रांतिकारियों के गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? देखो, खुदीराम बोस नहीं करेंगे, बी.डी. सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, भगत सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। कौन हो जाएंगे? बी.डी. सावरकर। 37 का हो जाएगा बी। 37 का हो जाएगा बी। बी.डी. सावरकर ने स्थापना की थी किसकी? अभिनव भारत की। कब की थी अभिनव भारत की स्थापना? अभिनव भारत 1904 ईस्वी में। देखो, हुआ क्या था, 1899 ईस्वी में बी.डी. सावरकर ने मित्र मेला किसका स्थापना की थी? मित्र मेला की। कहाँ पर की थी? नासिक में। कहाँ पर? नासिक में। ठीक है, और यही जो संस्था थी मित्र मेला, यही बाद में बन गई कौन? अभिनव भारत। अभिनव भारत। ठीक है, तो 1904 में अभिनव भारत की बी.डी. सावरकर ने की। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारियां हो गई। आगे देखेंगे हम। 38 होगा हमारा,
मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ये बात हो रही है, इसको हम इस घटना को जानते हैं हम मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से। किस नाम से जानते हैं? मुजफ्फरपुर बम कांड। तो मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। देखो 1908 ईस्वी में क्या हुआ, जो एक संस्था थी युगांतर समिति, ठीक है, उसके दो क्रांतिकारी थे जिनका नाम था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया, किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए, मुजफ्फरपुर का जो जिला जज था किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या करने के लिए मुजफ्फरपुर गए और उसकी जो घोड़ा गाड़ी थी उसके ऊपर बम फेंका। लेकिन दुर्भाग्यवश जो किंग्सफोर्ड था वो उसमें गाड़ी में बैठा हुआ नहीं था और उसकी जगह कनेडी जो थे उनकी पत्नी और उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से याद रखेंगे 1908 ईस्वी को। और इसको अंजाम देने वाले कौन थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इन दोनों क्रांतिकारियों का नाम याद रखेंगे। जिसमें प्रफुल्ल चाकी जब गिरफ्तार होने वाले थे तो उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी, और जो खुदीराम बोस थे उनको गिरफ्तार किया गया था और उनको फांसी दी गई थी। और ये जो खुदीराम बोस है ये इतिहास में सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी के रूप में दर्ज हुए हैं। अगर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी जो फांसी चढ़ गया या चढ़ाया गया, तो आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन हमारा 38 था और 38 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है, 38 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 39। 39 पूछ रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? तो हो जाएगा 39 का बी, कहाँ पर? कानपुर में। कहाँ पर स्थापना की गई थी? कानपुर में। देखो हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना हुई थी 1924 ईस्वी में। कहाँ पर? कानपुर में। संगठन, इसके संस्थापक कौन थे? सचिंद्र सान्याल। और देखिए संस्थापक सदस्यों में कौन कौन आएंगे? अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, ठीक है, और चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएंगे, ठीक। और ये अन्य बहुत सारे क्रांतिकारी, योगेश चटर्जी वगैरह, ये भी बहुत सारे क्रांतिकारी जो थे वो इसके संस्थापक सदस्यों में थे। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। देखिए ये हो गया हमारा 39। अगला क्वेश्चन हमारा 40, और 40 का आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? ए। 40 का हो जाएगा हमारा ए। देखिए इसमें पूछा गया था लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई? देखिए बटुकेश्वर दत्त जो थे वो लाहौर षड्यंत्र में शामिल ही नहीं थे, ठीक है, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार किया गया था किसके साथ में? भगत सिंह के साथ में। लेकिन क्यों किया गया था? क्योंकि इन्होंने सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंका था, और जो सेंट्रल असेंबली में बम फेंका उसमें गिरफ्तारी दी थी किसने? भगत सिंह ने। लेकिन भगत सिंह को जो फांसी हुई थी वो सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के कारण नहीं हुई थी, वो फांसी उनको हुई थी लाहौर षड्यंत्र के कारण। देखिए लाहौर में क्या हुआ था, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। तो उस समय साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में एक जुलूस निकाला जा रहा था, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिसका बदला लेने के लिए उन्हें जो हमारे क्रांतिकारी थे, और ये क्रांतिकारी संगठन था उस समय HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, उस क्रांतिकारी संगठन के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने सैंडर्स की हत्या दिसंबर 1928 ईस्वी में कर दी थी, ठीक है। और सभी क्रांतिकारी जो थे वो भाग गए थे। बाद में कुछ क्रांतिकारियों को जैसे जब भगत सिंह और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने गिरफ्तारी दी, उसके बाद राजगुरु, सुखदेव और इनको भी पकड़ लिया गया था, और उसी के पश्चात इनको 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? फांसी न चढ़ने वाला हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। 40 का आंसर मैंने लिख दिया था, क्या हो जाएगा? ए। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 41, है ना, कौन सा है? 41।
44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। देखिए क्वेश्चन तब तक पढ़ें आप। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक, 41 कह रहा है नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूटों का सही प्रयोग करें, उनका तिथिया अनुसार सही क्रम का चयन करें। ठीक है, तो आप देखो इसमें आराम से लगा लोगे। लाहौर मुकदमे के बारे में कहा गया है। लाहौर मुकदमा 1915 ईस्वी। ठीक है, देखिए लाहौर षड्यंत्र, लाहौर मुकदमे दो चले। एक तो 1915 ईस्वी में चला था लाहौर मुकदमा, और एक ये 1931 में चला है जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई है। तो यहाँ पर ये कह रहा है लाहौर मुकदमा ये 1915 वाले की बात कर रहा है। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। तो इसके आगे 9 अगस्त 1925 लिख दो। मेरठ कांड कब हुआ? मेरठ मुकदमा चला 1929 ईस्वी में, और कानपुर मुकदमा चला 1924 ईस्वी में। आप, मुझे लगता है अब आप आराम से अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? एक लाहौर मुकदमा, उसके बाद कौन सा आएगा? कानपुर मुकदमा 1924, फिर काकोरी मुकदमा, और उसके बाद मेरठ मुकदमा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 4, 2, 3, यह हो जाएगा 41 का सी। 41 का सी। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबने लगा लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का डी। देखिए इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना या संस्थापक कौन थे? कौन हो जाएंगे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कहाँ पर स्थापना हुई थी? लंदन में। इन्होंने एक पत्र भी निकाला था सोशियोलॉजिस्ट नाम से। किस नाम से निकाला था? सोशियोलॉजिस्ट। और इन्होंने 1906 ईस्वी में इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी, और इन्होंने एक फेलोशिप स्टार्ट की थी जो भारतीय छात्रों को दी जाती थी, और उसी फेलोशिप को प्राप्त कर बीटी सावरकर लंदन पहुंचे थे, और बाद में ये बीटी सावरकर को ही इन्होंने इंडिया हाउस की कमान सौंप दी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? तो भारतीय क्रांति की मां कौन कहलाती है? कौन कहलाएंगी? एनी बेसेंट नहीं होंगी, सरोजिनी नायडू नहीं होंगी, रामाबाई नहीं होंगी। इसमें कौन हो जाएगा? डी, भीकाजी रुस्तम कामा। कौन हो जाएगा? भीकाजी रुस्तम कामा। इन्हें क्रांति प्रसूता, है ना, भारतीय क्रांति की माँ, क्रांति की जननी आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, 43 का डी हो जाएगा। ठीक, इन्होंने देखो क्या किया था, 22 अगस्त 1907 ईस्वी को जर्मनी के स्टुटगार्ड में, ठीक है, कहाँ पर? जर्मनी के स्टुटगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन हो रहा था। उसमें सर्वप्रथम क्या किया था? स्वाधीनता का झंडा फहराया था। भारत का स्वाधीनता का झंडा फहराया था। ठीक है, इसलिए इनको जाना जाता है बहुत ज़्यादा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। फोर्टी 44 है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग क्या है? ये कह रहा है बंग भंग का मतलब है बंगाल विभाजन। क्या है? बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? 44 का हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी, स्वदेशी आंदोलन। देखो हमने बताया था बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। कौन सा चलाया गया था? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। अगला देखेंगे, अच्छा बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो अगर इसकी डेट पूछ ले तो आप बता देना। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। अब ये पूछ रहा है बंगाल विभाजन के विरोध में जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे या राष्ट्रवादी जो थे उन्होंने कौन कौन से आंदोलन प्रारंभ किया, कौन कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए। तो इसमें दिया है बॉयकॉट है, स्वदेशी है, असहयोग है, और क्या दिया है अगला? राष्ट्रीय शिक्षा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 45 का डी। 45 का हो जाएगा डी। ठीक है, इसमें देखो असहयोग नहीं होगा। इसमें देखो बस 4 कार्यक्रम चलाए थे, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। ठीक है, ये 4 थे। तो इन 4 में से 3 हमारे इसमें दे रखे हैं। असहयोग नहीं था इसका। ठीक है, तो
इसका आंसर सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 46। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई थी। कब हुई थी? देखो इसका आंसर लगा देते हैं 46 का डी। 1906 में हुई, कहाँ पर? ढाका में। कहाँ पर? ढाका में। ठीक है, संस्थापक हो जाएगा सलीमुल्लाह खां हो जाएंगे, संस्थापक अध्यक्ष हो जाएंगे बकारुल मुल्क हो जाएंगे। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 47 कह रहा है अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? एनी बेसेंट, M.A. जिन्ना, मैडम कामा, फिरोज मेहता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएंगी एनी बेसेंट। कौन हो जाएंगी? एनी बेसेंट। 47 का हो जाएगा हमारा ए, एनी बेसेंट। ठीक है, देखिए एनी बेसेंट जो थी और बाल गंगाधर तिलक, इनके ही प्रयासों से गरम दल और नरम दल का समझौता हो पाया था। और दूसरा है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराने वालों में भूमिका थी बाल गंगाधर तिलक की और मोहम्मद अली जिन्ना की। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो दोनों में कॉमन है, मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता कराने में और गरम दल और नरम दल का समझौता कराने में। ठीक है, लेकिन इनके सहयोगी बदल गए हैं। गरम दल और नरम दल का समझौता कराने में कौन हो जाएंगी? एनी बेसेंट सहयोगी हो जाएंगी बाल गंगाधर तिलक की। और जब पूछे कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराने में, तो बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी हो जाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है गरम दल और नरम दल के पुनर्मिलन के बारे में, तो हमारे यहाँ पर आंसर एनी बेसेंट होगा 47 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 48। M.K. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? देखिए, लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1901, अमृतसर 1919, नागपुर अधिवेशन 1920। तो देखो इसमें आप लोगों को ज़्यादातर को लग रहा होगा 1916 लखनऊ वाला, है ना, क्योंकि 1915 में ही ये गांधी जी भारत आए थे। लेकिन इसका आंसर सही है 1901। देखो गांधी जी जब अफ्रीका में थे तो बीच में एक बार भारत आए थे, तभी उन्होंने 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता दिनसा बाचा कर रहे थे। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 48 का बी। 48 का हो जाएगा बी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ क्लास अच्छी लग रही होगी आपको, तो जम के शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, लाइक बटन जरूर दबाएं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 49। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये तो सबको पता होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 49 का हो जाएगा डी। 49 का डी। अब अगले क्वेश्चन है 50। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, देखिए कौन से आंदोलन के बाद जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो इसका 50 का हो जाएगा ए। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 ईस्वी में। गांधी जी का ये भारत में पहला सत्याग्रह था, चंपारण वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 51। 51 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें, अच्छा कौन कहा करते थे ये लिखा है थोड़ा सा। ठीक है, कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? तो बताइए कौन कहते थे? ये कौन कहते थे? देखो ऐसी अच्छी अच्छी बातें एक ही आदमी ने की हैं पूरे इतिहास में, है ना, ज़्यादातर वो है गांधी। कौन है? गांधी। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 51 का बी। 51 का हो जाएगा बी, M.K. गांधी। देखिए गांधी जी जो थे ना, वो साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर बल देते थे। गांधी जी कहते थे कभी भी जो है गलत साधनों का प्रयोग कर करके सही साध्य को प्राप्त नहीं किया सकता। ठीक है, इसलिए वो कहते थे हमको हमारा जितने साधन हमारे अच्छे होंगे उतना हमारा साध्य बढ़िया मिलेगा हमको। ठीक है, मतलब कहते थे अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए गलत साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसलिए वो साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर बल देते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो हमारा 51 का बता दिया। 52 कौन सी घटना सबसे पहले हुई? इसमें देखो क्रम से लगाना है।
खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन। बड़े आराम से लगा लोगे, सबकी डेटें आपको पता हैं। खेड़ा हुआ 1918 में, सविनय अवज्ञा हुआ 1930 में, असहयोग हुआ 1920 में, चंपारण हुआ 1917 में। ठीक है, तो इसमें पूछा है सबसे पहले कौन सा हुआ, तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, चंपारण 1917 ईस्वी। तो इसका हो जाएगा 52 का डी, 52 का हो जाएगा डी। आगे देख लेंगे हम 53। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहन ना करें या प्रोत्साहित ना करें। देखिए इसमें हो जाएगा आपका डी, मोहम्मद अली जिन्ना। 53 का हो जाएगा डी, मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना जो ना बहुत बड़ा राष्ट्रवादी नेता था पहले, ठीक है, प्रारंभिक चरण में। बाद में मुस्लिम लीग की ओर झुका हुआ और वो मतलब कह सकते हैं हम कि धार्मिक राजनीति की ओर झुक गया, कट्टरपंथ की ओर झुका। लेकिन पहले जो था वो बहुत बड़ा राष्ट्रवादी नेता था जिन्ना। तो जिन्ना ने जब महात्मा गांधी जो थे वो खिलाफत आंदोलन में अली बंधुओं का सहयोग कर रहे थे, तब मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको चेताया था कि ये जो आप खिलाफत आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, खिलाफत आंदोलन जो है वो एक धार्मिक आंदोलन है, आपको इसमें सहभागिता नहीं करनी चाहिए, ये कोई राष्ट्रीय आंदोलन नहीं है, ठीक है। इसलिए आप इनसे जो धार्मिक नेता हैं मुस्लिमों के, इनसे दूर रहें। लेकिन गांधी जी नहीं माने थे और बाद में इसीलिए जिन्ना जो थे उन्होंने असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ हुआ उसके बाद इस्तीफा दे दिया था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा 54। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। देखो यहाँ पर पूछा गया है प्रथम जन आंदोलन, जन से मतलब है बड़े स्तर पर या व्यापक स्तर पर, तो इसमें हो जाएगा असहयोग आंदोलन। 54 का हो जाएगा ए, 54 का ए। देखो उससे पहले भी आंदोलन किए गए थे लेकिन वो क्या थे, सीमित क्षेत्र में थे, ठीक है, वो उनको हम जन आंदोलन की संज्ञा नहीं दे सकते। अगला है 55। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डी, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, है ना। हमने अभी बताया था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो इसका क्या किया था, समर्थन नहीं किया था असहयोग आंदोलन का, और इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया। मोहम्मद अली जिन्ना थी, एनी बेसेंट थे, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल थे और जीएस खारपड़े थे। इन सब जो ये सब नेता जो थे इन्होंने इस्तीफा दिया था कांग्रेस से। अगला हो जाएगा निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है। देखो इनमें नाम दिए गए मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, एनसी केलकर, राजेंद्र प्रसाद। देखिए मोतीलाल नेहरू और सीआर दास को तो जानते ही हैं, ये दोनों तो मुख्य संस्थापकों में ही माने जाते हैं, ठीक है। और एनसी केलकर भी, ये भी स्वराज पार्टी के जुड़े नेता थे। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ये शुद्ध गांधीवादी नेता थे, इसलिए ये जो थे वो स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। तो इसका हो जाएगा 56 का डी। अगला है हमारा 57। साइमन आयोग नियुक्त किया गया, है ना। साइमन जो कमीशन आया या जो साइमन कमीशन आया उसकी नियुक्ति कब की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, 1927 ईस्वी। याद रखिएगा साइमन कमीशन की नियुक्ति 27 में हुई थी, लेकिन साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। तो 28 और 27 में मतलब कन्फ्यूज ना हो। अगर वो पूछ रहा है भारत कब आया तो 28 लगाएंगे आप, और वो पूछ रहा है नियुक्ति कब हुई तो आप 27 लगाएंगे। यहाँ पर उसने नियुक्ति के बारे में पूछा है, इसमें बहुत लोग गलतियाँ करते हैं, 1928 लगा देते हैं। अगले देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 58 कह रहा है 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। तो इसका उद्देश्य बताना था। उद्देश्य वही था, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था। क्या आया था, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए, ठीक है। तो हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है 59। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। तो कौन से आंदोलन किया गया था, लाहौर अधिवेशन में। कौन सा हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन हो जाएगा, ठीक है। लाहौर अधिवेशन में ही इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग को रखा था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी प्रश्न पूछता है ना, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, ये कथन किससे संबंध है। देखो ये स्टेटमेंट है गांधी जी का, ठीक है। और गांधी जी दांडी यात्रा प्रारंभ कर रहे थे तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो इसका हो जाएगा 60 का बी। हो जाएगा 60 का बी। और 59 का कौन सा लगाना है हमको, ए, ठीक है।
तो ये हमारे हो गए। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 61। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? देखिए ये जब चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय पेशावर में नेतृत्व कर रहे थे जो खान अब्दुल गफ्फार खां थे, ठीक है, और वहाँ पर जो भीड़ थी वो प्रदर्शन कर रही थी, तो उसके ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया गया, ठीक है। तो उसमें जो उनकी अंग्रेजों की जो सेना थी उसमें एक था चंद्रसेन गढ़वाली, उसने क्या करा, गोलियां चलाने से मना कर दिया। तो इसका आंसर सही हो जाएगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इसका हो जाएगा सी, 61 का सी। अगला देखो 62। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? देखो गांधी जी और इरविन जो गवर्नर थे उस समय, गवर्नर जनरल, उनके बीच में 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ। इस समझौते में क्या तय हुआ था कि गांधी जी जो हैं वो अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर देंगे। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी, 62 का हो जाएगा डी, ठीक है। अगला हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से, देखो गांधी जी जो थे वो समझौते के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी ने। तो याद रखना गांधी जी ने 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, उनमें से मात्र दूसरे में भाग लिया था, या हम ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस ने मात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है, पहले और तीसरे में नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ये हो जाएंगे B.R. अम्बेडकर। कौन हो जाएंगे? B.R. अम्बेडकर, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगले देखो 64 है, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र में आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? देखिए हुआ क्या था, 16 अगस्त 1932 ईस्वी को कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। ये मैकडोनाल्ड जो थे वो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई। उसमें मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को, ठीक है, इनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए थे, लेकिन इसमें बौद्ध नहीं थे। तो इसका हो जाएगा डी, 64 का डी। अगला देखेंगे 65। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, वर्ष क्या था उसका? देखो ये 1934 ईस्वी में कांग्रेस के अंदर एक नई पार्टी का गठन हुआ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसके संस्थापकों में कौन हो जाएंगे? जयप्रकाश नारायण थे, है ना, आचार्य नरेंद्र देव थे। अन्य के सहयोगियों में कौन हो जाएंगे? जैसे राम मनोहर लोहिया थे, ठीक है, अन्य बहुत सारे कार्यकर्ता थे, ठीक। अगला देखेंगे हम, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये कब हो जाएगा? 1940 में, 66 का बी। और ये 65 का रह गया, 65 का हो जाएगा बी, 65 का भी बी है, ठीक है। अब देखिए मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ी सी बता देते हैं। देखो मुस्लिम लीग ने क्या किया था 1940 ईस्वी में, इनका 23 मार्च 1940 ईस्वी को क्या हुआ, लाहौर में, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में, किसकी? मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ, ठीक है, मतलब इनका जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन था, उसमें जिन्ना ने पाकिस्तान के निर्माण की मांग की, ठीक है। सबसे पहले से मतलब है पाकिस्तान शब्द के साथ, ठीक है। उससे पहले क्या था, 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद में, ठीक है। इसमें जो मोहम्मद इकबाल थे, या है ना, या कभी इकबाल जो थे, उन्होंने मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की मांग रखी थी, लेकिन उस समय पाकिस्तान शब्द वगैरह इन सब चीज़ों की मांग नहीं की। उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चौधरी रहमत अली आए। चौधरी रहमत अली जो था वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक छात्र था। उसने एक पत्र निकाला, उसमें उसका पत्र का नाम था नाउ एंड नेवर, ठीक है। उस पत्र में उसने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था, ठीक है। तो पाकिस्तान शब्द को गढ़ने वाला कौन हो जाएगा? चौधरी रहमत अली। उसके बाद जिन्ना ने 1940 में लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान शब्द की मांग उठाई थी, ठीक है। और बाद में ये मान लो 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग के द्वारा
पहली बार पाकिस्तान दिवस मनाया गया। तो ये पाकिस्तान से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैंने आपको कवर कर दी एक ही में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कौन सा है, 67। ठीक है, 67 कह रहा है किसकी दृष्टि में कृषि प्रस्तावित टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है। ये देखो इसका वाला आंसर हटाया है 67 का ए, महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, 67 के बाद 68 आएगा। करो या मरो नारा किस निम्नलिखित में से किस आंदोलन के से संबंधित है। देखो करो या मरो का नारा जो महात्मा गांधी ने दिया था वो दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो 68 का हो जाएगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ, 9 अगस्त 1942 से हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो देखो कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य तो थे ही, है ना, स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। इसमें अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, पैथिक लॉरेंस के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैथिक लॉरेंस, सर पी लॉरेंस, है ना, 69 का डी हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं 70 पर। 70 कह रहा है कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। तो इसमें हो जाएगा माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना ये आधार बनी थी। ये कब आई थी, 3 जून 1947 ईस्वी को। ठीक है, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। अगला देखेंगे 71, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो कौन हो जाएंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, इसका हो जाएगा सी, माउंटबेटन, नहीं सॉरी, इसका है डी, लॉर्ड माउंटबेटन। 71 का हो जाएगा डी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है 72, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना। तो कौन बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, अध्यक्ष था पूछा गया, तो ये हो जाएगा जेबी कृपलानी। कौन हो जाएगा, जेबी कृपलानी। ठीक है, ये 72 का हो जाएगा सी। ये आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे करा दिए गए हैं और मैं आशा करता हूं आपको पूरे सेशन में बहुत मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा और आपको अच्छा लगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बाकी अपना रिवीजन करते रहें। मेरा प्रयास ये था कि मैं संपूर्ण सिलेबस को समाहित कर पाऊँ, इसलिए मैं इस सीरीज में 3 वीडियो लेकर के आया और उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। बाकी आप लोग तैयारी करें, कल एग्ज़ाम दें जिनका कल एग्ज़ाम है, और बाकी जिनका 16 तारीख को एग्ज़ाम है वो 16 को देने जाएं। और सभी को मेरी ओर से पैट के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं आगे की क्लासों में।